बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सैटरडे का टेस्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 69 को देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स बॉयल्स लॉ? ये इसमें हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। देखो ये जो ग्राफ है ना बॉयल्स लॉ के लिए, ये आइसोथर्म है और इसका शेप हाइपरबोलिक होगा। और अगर हम इस तरह ग्राफ प्लाट करें या इस तरह प्लाट करते हैं, इस तरह भी प्लाट कर सकते हैं कि हम पी को इधर प्लाट करें और वी को इधर प्लाट करें, एक बात है। और पी को अगर हम इधर प्लाट करें और 1 ओवर वी, पी और वी का इन्वर्स रिलेशन होता है, लेकिन पी और 1 ओवर वी का डायरेक्ट रिलेशन होता है। तो ये ग्राफ भी ठीक है, ये भी ठीक है। और ये जो ग्राफ नंबर 2 है कि वी हम ज़्यादा कर रहे हैं और पी जो है वो भी ज़्यादा हो रहा है, तो ये इस तरह नहीं होता। पी जो है यहाँ पर आपको, ये हम वॉल्यूम को ज़्यादा कर रहे हैं और ये हमें शो कर रहा है कि पी ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो वॉल्यूम के चेंज होने से प्रेशर कांस्टेंट नहीं होगा, ये बात गलत है। और ये जो पी और 1 ओवर वी है, इसका ग्राफ सीधा आना चाहिए, इनमें डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये ग्राफ भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 70, Which one of the following exhibit weakest attractive forces? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है। हीलियम जो है ये इनर्ट गैस है और उसमें बहुत ज़्यादा वीक वांडरवाल लंदन फोर्सेस होती हैं और इसका बॉइलिंग पॉइंट तकरीबन -262 डिग्री है, बहुत कम इसका बॉइलिंग पॉइंट है। और ये सबसे तमाम गैसों के मुकाबले में कंपेरेटिवली मोस्ट आइडियल गैस यही है। 71 द लोएस्ट हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी टेम्परेचर एट विच द गैसेस वॉल्यूम बिकम इक्वल टू 0। तो आप देखें वॉल्यूम और टेम्परेचर का अगर आप ग्राफ ड्रा करें तो हमारे पास ये इस तरह स्ट्रेट लाइन आता है और इधर जब 0 केल्विन तक पहुंच जाता है टेम्परेचर, तो गैस का वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। इस टेम्परेचर को वी कॉल इट एब्सोल्यूट 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। अच्छा, -273 डिग्री सेंटीग्रेड को भी एब्सोल्यूट 0 हम कहते हैं क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। Question number 72, dipole-dipole interaction are stronger than London forces but weaker than ion-ion interaction। देखो आयंस के अंदर क्या होता है, आयंस में फॉर एग्जांपल ये पॉजिटिव आयन है, ये नेगेटिव आयन है, तो ये कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज है, ये कंप्लीट नेगेटिव। इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन होगा ये काफ़ी स्ट्रांगर होगा, जबकि डाइपोल में देयर आर पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, तो इस वजह से ये वीकर फोर्स होगा। और ये जो डाइपोल इंटरेक्शन है ये टेम्पररी डाइपोल से लंदन फोर्स स्ट्रांगर होता है, लेकिन इन फोर्सेस से ये वीकर होता है। सो हेयर ओनली पार्शियल चार्जेस आर इन्वॉल्व, कंप्लीट चार्जेस आर नॉट इन्वॉल्व, तो ये इस वजह से अट्रैक्शन थोड़ा सा वीकर होगा। Question number 73, which statement are correct regarding characteristic of gases? Gases के लिए कौन सी बात ठीक है? तो इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट, यानी 1, 2 और 4 नंबर बात ठीक है, 3 नंबर बात गलत है। Gases have much higher density than solid, ये थर्ड ऑप्शन गलत है। फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, gases are compressible। तीसरा ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा ऑप्शन गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शन, ये भी ठीक है। गैसेस मिक्स इवनली एंड कम्प्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शन विदाउट मैकेनिकल एड, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ये जो ऑप्शन है इस पर आप गौर किया करें और इनको अंडरस्टैंड करें तो आपको फ़ायदा होगा। एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मास ऑफ एन आइडियल गैस
अगर कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो फिर क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। दिस इज एक्चुअली द स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कीप्स कांस्टेंट। नंबर 75 कहता है कि 4.4 ग्राम का वॉल्यूम जो है वो है 2.24 डेसीमीटर क्यूब। तो देखें 22.4 डेसीमीटर क्यूब अगर हम वॉल्यूम ले लें तो इसका मास फिर कितना होगा, इसका मास 4.4 ग्राम है, 22 ये 10 इसको हम इस तरफ ले जाते हैं 22.4, तो ये पॉइंट जब हम राइट की तरफ ले जाते हैं तो इसको भी राइट की तरफ, तो ये हो जाएगा 44 ग्राम। और 22.4 डेसीमीटर क्यूब जो है ना, ये असल में 1 मोल का वॉल्यूम है, तो इसका मतलब है कि 1 मोल का मास 44 ग्राम होगा। तो ये कौन सी गैस है, दिस इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 76, ये हमारे पास चार्ल्स लॉ में हमने कहा था कि VT is equal to V0, V0 is the volume at the 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये हो जाएगा 1 + T और डिवाइडेड बाई 273। ये फार्मूला है फॉर द चार्ल्स लॉ। दिस V0 represents the volume of gas at 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये जो T है this is rise of temperature on डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड स्केल में जो टेम्परेचर चेंज आता है उसके बराबर हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, the gases become non-ideal at low temperature and high pressure। लो टेम्परेचर पर और हाई प्रेशर पर गैस के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब आते हैं और दे विल बी अट्रैक्टिंग ईच अदर, तो यहाँ पर अट्रैक्शन डिवेलप हो जाती है। इन अट्रैक्शन की वजह से फिर गैस डिविएशन करेगा। क्वेश्चन नंबर 78, एमार्फस सॉलिड जो है इनका हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, दे डोंट हैव कांस्टेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्वेश्चन नंबर 79, क्वेश्चन नंबर 79 में क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होता है, मतलब मेल्टिंग के दौरान उनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बदलता नहीं है। तो ये बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये मुश्किल हैं, और प्रैक्टिकली जो है मेल्टिंग पॉइंट को मालूम करना आसान होता है। सो यू कैन ईज़िली आइडेंटिफाई अ क्रिस्टलाइन सॉलिड बाय देयर शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स। क्वेश्चन नंबर 80, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्रोकार्बन इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन एटम। देखो जितने कार्बन के एटम ज़्यादा होंगे हाइड्रोकार्बन में तो उतने उसके अंदर लंडन फोर्सेस ज़्यादा होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी, आपको पता है कि लंडन फोर्सेस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। इस वजह से C4 और H8 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा C3, C4 और H10 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा C3H8 से, और इसका ज़्यादा होगा C2H6 से, और इसका ज़्यादा होगा CH4 से। क्वेश्चन नंबर 81, लिक्विड गेट्स द शेप ऑफ द कंटेनर व्हेन इट इज़ पोर्ड इनटू इट। इसकी वजह यह है कि लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस वीकर होती हैं और मालिक्यूल एक दूसरे के ऊपर जो है वो स्लाइड करते हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलते हैं, तो मालिक्यूल अपनी जगह असल में चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं, इस वजह से इनका शेप मखसूस नहीं होता। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज़ 40.7 किलो जूल पर मोल। ये बात आपके बुक में लिखी गई है, मेमोराइजेशन से ताल्लुक़ रखता है। ऑल द एलिमेंट ऑफ द ज़ीरो ग्रुप इन द पीरियाडिक टेबल, चूँकि जो हमारे पास हीलियम नियान ये ज़ीरो ग्रुप में हैं,
तो ये सब नॉन पोलर हैं, और नॉन पोलर चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ लंडन फोर्सेस होती हैं। इन नॉन पोलर सब्सटेंसेस ओनली लंडन फोर्सेस आर प्रेजेंट। तो क्वेश्चन नंबर 83 में बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84, कैटलिस्ट यूज टू स्पीड अप द रिएक्शन ऑफ अमोनिया सिंथेसिस। तो अमोनिया में हम आयरन को बतौर कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसमें गलती से दोनों ऑप्शन में आयरन आया है, सी और डी में, तो सी भी ठीक है, डी भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, टेम्परेचर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑप्टिमम टेम्परेचर इसके लिए 4 to 500 होता है। क्वेश्चन नंबर 86, केसी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर पर, केसी डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 87, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन केसी हैज़ नो यूनिट। तो जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हों, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आर इक्वल टू द मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, तो फिर केसी हैज़ नो यूनिट, फिर केसी का यूनिट नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। यहाँ पर देखें ए और बी दोनों का 1 मोल है, तो जब मोल्स बराबर होंगे तो फिर केसी का कोई भी यूनिट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 88, फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन 2a + b 2a + b 3c। तो देखो इसके मोल्स कितने हैं, 3 मोल्स हैं, और यहाँ पर मोल्स कितने हैं, 3 मोल। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल बराबर हैं, डेल्टा n 0 होगा। तो Kp = KcRT⁻⁴ डेल्टा n, या Kp = KcN/RT⁻⁴, anything ⁻0 is 1, तो Kp will be equal to Kc। या जब ये दोनों बराबर होंगे तो Kp - Kc इक्वल हैं, तो जब आप इससे माइनस करेंगे तो आपके साथ 0 जवाब आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89, ये हमारे पास एक साल्ट है और उसका यहाँ पर हमने Ksp लिखा है। तो कहता है कि साल्ट का फार्मूला क्या होगा। तो असल में ये जो साल्ट है हमारा, इसका फार्मूला है M3 और X2। ये जो 2 है ना, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, और ये जो 3 है ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो ये अगर +2 होगा तो ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। इसको आप देखें, ये 3 उधर ले जाएं, ये 2 इधर ले जाएं। अब जब हम इसको आयनाइज करते हैं तो इससे 3m+2 बनेगा, और इससे बनेगा 2x+, you will get 2 moles of x, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 है। तो Ksp will be equal to m+2 number of moles of it multiplied by x - 3 तो ये आपके साथ फार्मूला आएगा। और क्वेश्चन नंबर 89 में वी हैव करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, यानी जो कंपाउंड है या जो साल्ट है उसका फार्मूला M3X2 होगा। क्वेश्चन नंबर 90, सोडियम क्लोराइड कैन बी प्यूरिफाइड बाय HCl। तो इसमें हम सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेंगे, और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में आपके पास सोडियम और क्लोराइड आयन होंगे। तो जब हम इसके अंदर HCl गैस पास करते हैं तो इससे H आयन और क्लोराइड आयन आते हैं। क्लोराइड दोनों में कॉमन है, तो इस वजह से ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, ये रिएक्शन रिवर्स डायरेक्शन में चला जाएगा। तो जो सोडियम क्लोराइड आपने डिज़ोल्व किया था उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और जो एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड होगा तो वो नीचे प्रिसिपिटेट बनाएगा, यानी सोडियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, और इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। तो आपने सोडियम क्लोराइड का कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन लेना होगा। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। When the gaseous ion are allowed to form a crystal,
ये मेरे पास सोडियम गैस आयन है, क्लोराइड गैसियस आयन है, इसे में सॉलिड सोडियम क्लोराइड, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और अट्रैक्शन के नतीजे में इसे हीट निकलती है। तो दिस हीट इज़ कॉल्ड लेटेस्ट एनर्जी ऑफ सोडियम क्लोराइड, या इसको क्रिस्टल एनर्जी भी कहते हैं। लेटेस्ट एनर्जी is also called crystal energy. Question number 92, the nature of bond is in diamond. तो डायमंड में हर कार्बन जो है ये 4 बॉन्ड बनाता है और यहाँ पर 109.5 एंगल होता है और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। इसका शेप जो है वो यानी ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द इन विच द कार्बन एटम आर अरेंज, तो कार्बन की अरेंजमेंट यहाँ पर टेट्राहेड्रल होती है। लेकिन इसमें आपने ख्याल करना होगा, अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ द क्रिस्टलाइन शेप ऑफ डायमंड, तो इसका जो सही जवाब होगा वो टेट्राहेड्रल नहीं होगा, वो क्यूबिक होगा। मतलब डायमंड जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम टेट्राहेड्रल होती है, लेकिन ओवरऑल जो क्रिस्टल का शेप होता है वो क्यूबिक होता है। तो क्रिस्टल शेप इज़ क्यूबिक। क्वेश्चन नंबर 93, लेटेस्ट एनर्जी इज़ आल्सो कॉल्ड क्रिस्टल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन द पार्टिकल आर मोर डिसऑर्डर। तो ये देखें, डिसऑर्डर इसको एंट्रोपी हम कहते हैं। देखो सॉलिड से लिक्विड की डिसऑर्डर ज़्यादा है, गैस में उससे डिसऑर्डर ज़्यादा होता है। यहाँ पर सी ऑप्शन देखिए, इसमें लिखा है इम्प्योर वाटर एट 102। जब वाटर इम्प्योर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज़्यादा होगा। सो ड्यू टू द इम्प्योरिटी द वाटर हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन स्टिल वाटर है, तो वाटर का मतलब ये है कि ये लिक्विड फॉर्म में है, तो इस लिक्विड का जो डिसऑर्डर होगा वो कम होगा स्टीम के मुकाबले में। स्टीम के अंदर मॉलिक्यूल ज़्यादा रैंडम मोशन करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। ये क्वेश्चन जो है ये फेडरल केमिस्ट्री की जो बुक है तो उसके अंदर ये क्वेश्चन एक्सरसाइज से मैंने लिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 95, which one of these processes involve weakening of attractive forces between the particle। किस में पार्टिकल में अट्रैक्टिव फोर्सेस जो है किस प्रोसेस में कमज़ोर हो जाती हैं? तो ये इवापोरेशन है। इवापोरेशन में क्या होता है कि लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है। तो जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, यानी अट्रैक्टिव फोर्सेस इसमें कमज़ोर हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, अ लिक्विड इज़ थॉट टू बी प्योर एथेनोइक एसिड। आप अगर किसी लिक्विड की प्योरिटी मालूम करना चाहते हैं तो इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करें, क्योंकि हर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है। कभी कभार एक जैसा भी हो सकता है, लेकिन अक्सर औकात ये डिफरेंट होते हैं। सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड और गुड मेथड। क्वेश्चन नंबर 97, van der Waals forces are effective only when the molecules are at short distance। जब मॉलिक्यूल दूर होंगे तो फिर van der Waals forces जो हैं वो ना होने के बराबर होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। Which one of the following forces are called London forces। लंदन फोर्स किसको कहते हैं? डिस्पर्शन फोर्स को कहते हैं। डिस्पर्शन फोर्स और लंदन फोर्स एक चीज़ है। और इसमें एक ऑप्शन जो है ना जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो एक ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल। तो इसमें ये होता है कि डाइपोल जो है ना ये परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल को कहा जाता है। ये डाइपोल है जिसमें परमानेंट डाइपोल हो, और इंड्यूस्ड डाइपोल जो है ना वो नॉन पोलर चीज़ में होती हैं, नॉन पोलर, जिस तरह आर्गन है। तो अगर इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसको कहते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। और जब दोनों नॉन पोलर हों, ये भी नॉन पोलर एटम है, ये भी नॉन पोलर एटम, तो इसके दरमियान लंदन फोर्स होगा, या इसको हम डिस्पर्शन
फोर्स कहते हैं। इसको हम डाइपोल इंड्यूस डाइपोल नहीं कहेंगे क्योंकि इसमें दोनों नॉन पोलर हैं। क्वेश्चन नंबर 99, विच वन ऑफ द फॉलोइंग। इसी तरह अगर सोडियम आप ले लें, ये आयन है और इसके साथ फॉर एग्ज़ाम्पल आप HCl मिलाते हैं या कोई और चीज़ इसके साथ पोलर मॉलिक्यूल मिलाते हैं, तो इनके दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो इसको फिर हम कहते हैं आयन डाइपोल फोर्सेस। आयन डाइपोल फोर्सेस या सोडियम और वाटर के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्स होगी, सो दैट इज़ आयन डाइपोल फोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग टू हेलोजन आर गैसेस। तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों गैस फॉर्म में पाए जाते हैं, ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन में अट्रैक्टिव फोर्स ज़्यादा है तो ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आयोडीन और स्टार्टीन दोनों जो है ना ये सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, सिल्वर क्लोराइड का अगर हम सलूशन ले लें, अगर हम सिल्वर क्लोराइड का सलूशन लें, अगरचे इसकी सलूशन में सिल्वर और क्लोराइड आयन काफ़ी कम होंगे, ये स्पेयरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, H+ और Cl नेगेटिव। अगर हम इसके अंदर सोडियम क्लोराइड डाल दें, इसके सलूशन में हम सोडियम क्लोराइड डाल दें तो दोनों में कॉमन आयन जो है वो क्लोराइड आयन होगा। तो फिर ये होगा कि जो वीकर इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये प्रिसिपिटेट बना देगा, सिल्वर क्लोराइड रिवर्स रिएक्शन करेगा और सिल्वर क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी तो सिल्वर क्लोराइड नीचे बैठ जाएगा। इस इफ़ेक्ट को कॉमन आयन इफ़ेक्ट कहा जाता है। इट प्रिसिपिटेटेड ड्यू टू द कॉमन आयन इफ़ेक्ट। क्वेश्चन नंबर 101, द थर्मोस्टेट का फंक्शन क्या होता है? ये टेम्परेचर को कांस्टेंट रखता है। व्हेन कंप्रेस्ड हाइड्रोजन इज़ अलाउड टू एक्सपेंड, तो ये याद रखें कि गैसें जो है ना जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो उनमें कूलिंग इफ़ेक्ट पैदा हो जाती है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम एक्सेप्शनल केस हैं, दे ऑन एक्सपेंशन प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट। हाइड्रोजन एंड हीलियम प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट ऑन एक्सपेंशन। इसको हम दिस इज़ कॉल्ड नेगेटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट। बाकी गैसें पॉजिटिव जॉल थॉम्सन इफेक्ट शो करती हैं, मतलब वो कूल डाउन होती हैं एक्सपेंशन पर, और ये दोनों हीटिंग इफेक्ट शो करते हैं। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखो 4 ग्राम हाइड्रोजन 2 मोल्स के बराबर है और 56 ग्राम नाइट्रोजन जो है ये भी 2 मोल के बराबर है। तो इन दोनों में इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे, मतलब 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 56 ग्राम नाइट्रोजन है इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। 104 SI यूनिट ऑफ R, SI यूनिट जो है वो 8.134 न्यूटन इनटू मीटर पर मोल पर केल्विन, इसको जॉल भी आप कह सकते हैं। 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 105, which gas is the most ideal at standard temperature and pressure। तो गिवन गैसों में सबसे ज़्यादा आइडियल जो है वो हाइड्रोजन गैस है। 106, which of the following is true regarding the effect of crystal on equilibrium? Which is true regarding the effect of catalyst on equilibrium? तो कैटलिस्ट जो है ना इट इंक्रीजेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एज वेल एज रिवर्स रिएक्शन, ये दोनों के स्पीड को ज़्यादा करता है, बट इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इससे बदलती नहीं है। सो द वैल्यू ऑफ Kc remains unchanged and a catalyst increases the rate of forward as well as reverse reaction to the same extent। देखो
Kc is the ratio between the rate constant for forward and reverse. अब कैटलिस्ट क्या करता है, इसको भी ज़्यादा करता है, इसको भी ज़्यादा करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट 1 था और रिवर्स का भी 1 था, आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, दोनों बराबर बराबर इंक्रीज़ होंगे, तो फिर भी आपके साथ जवाब जो है ना वो 1 ही आ जाएगा। इसका मतलब ये कि Kc इज़ नॉट चेंज। 107 क्वेश्चन नंबर 107 में लिखा है कि द प्रिसिपिटेशन अकर व्हेन, प्रिसिपिटेशन कब होगा, प्रिसिपिटेशन का अमल कब होगा, जब आपका आयनिक प्रोडक्ट Ksp से ज़्यादा होगा। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि व्हेन द Ksp इज़ लेस देन आयनिक प्रोडक्ट, दोनों का मीनिंग सेम है, इसका और इसका मीनिंग सेम है। तो आयनिक प्रोडक्ट जब Ksp से ज़्यादा होगा या Ksp आयनिक प्रोडक्ट से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। Question number 108, the forward reaction almost goes to near completion if the Kc value is very large. Kc value ज़्यादा होगी तो forward reaction completion की तरफ जाएगा। 109, what is the unit of Kc for this reaction? 2SO2 plus O2 and 2SO3. तो Kc will be equal to SO3 raised to the power 2, SO2 raised to the power 2 और O2। तो इसके यूनिट के साथ कैंसिल हो जाएंगे और आपके साथ O2 की कंसंट्रेशन नीचे आएगी, तो ये हो जाएगी मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा डेसीमीटर क्यूब पर मोल। तो the correct option is decimeter cube or per mole. Option number C is correct. Question number 110. Which statement about hydrogen bonding is not true? Hydrogen bonding gives tensile strength. Hydrogen bonding can be both intramolecular inter. High density of water is a result of hydrogen bonding. बिल्कुल ये सारी बातें ठीक हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये सारी बातें आप इस पर गौर करें और इसको याद रखें। The vapor pressure of water at 0 degree is 4.8 bar. Which one of the following could have lower value of vapor pressure at the same temperature? सबसे लोअर वैल्यू किसकी होगी? देखें, जिस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसका वेपर प्रेशर सबसे कम होगा। फिनोल का बॉइलिंग पॉइंट 180 डिग्री सेंटीग्रेड, which has very small vapor pressure. ब्रोमीन तो बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इथेनॉल का भी ज़्यादा होता है क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है वो कहते हैं, किसको कहते हैं? 273 केल्विन को और 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को। 113, विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू? कौन सी बात जो है वो ठीक है? रिमेंबर दैट स्ट्रॉन्ग बेस जो है उसका Kb जो है वो तो ज़्यादा होगा लेकिन उसका Pkb स्मॉल होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। रिमेंबर इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग बेस तो इसका Kb जो है वो हाई होगा, लार्जर होगा, लेकिन Pkb इसका स्मॉलर होगा। So strong bases have larger value of Kb but smaller value of Pkb. Option number B is correct. Question number 114. Iodine is solid at room temperature. और आप इसको कौन सा सॉलिड कंसिडर करते हैं? देखो, आयोडीन जो है ये मॉलिक्यूलर सॉलिड है, ये मॉलिक्यूल से बना है और इसमें लंदन फोर्सेस होती हैं। तो 114 में ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 115, डेंसिटी ऑफ वाटर जो है ना वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम होती है, तो सेंटीग्रेड से केल्विन बनाएं, सेंटीग्रेड के साथ 273 को आप ऐड करें तो ये हो जाएगा 277 केल्विन। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट।
अच्छा, क्वेश्चन नंबर 116, यूनिट ऑफ कांस्टेंट फॉर द रिवर्सिबल, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। चूँकि यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल्स बराबर हैं तो इट हैज़ नो यूनिट। 117, व्हेन द प्रेशर इज अप्लाइड टू द सिस्टम आइस एंड वाटर। तो देखो आइस और वाटर का सिस्टम है, टेम्परेचर इसका हम नहीं छेड़ते हैं, लेकिन इसके ऊपर हम प्रेशर ज़्यादा करते हैं। तो प्रेशर ज़्यादा होने से ये होगा कि आइस जो है ना ये ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करता है वाटर के मुकाबले में। तो ली शेल्डर के प्रिंसिपल के मुताबिक वॉल्यूम जो है वो कम होना चाहिए व्हेन यू अप्लाई द प्रेशर, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा एंड मोर आइस विल मेल्ट। तो मोर वाटर विल फॉर्म या मोर आइस विल फॉर्म, देयर विल बी नो इफेक्ट, वाटर विल डिकम्पोज इनटू, तो फॉरवर्ड रिएक्शन होगा यानी मोर वाटर विल फॉर्म, आइस कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, मोर वाटर विल बी प्रोड्यूस। ए जवाब ठीक है। 118, वैल्यू ऑफ सॉल्युबिलिटी इज गिवन फॉर द 4 साल्ट विच इज़ लीस्ट सॉल्युबल, तो जिसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कम होगा वो लीस्ट सॉल्युबल होगा। 119, सॉल्युबिलिटी ऑफ विनेगर, विनेगर सरके को कहते हैं, एंड वाटर कैन बी सप्रेस्ड बाय हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, दिस इज़ वीकर एसिड। तो अगर आप इसके अंदर HCl डाल दें, ये स्ट्रॉन्गर एसिड, ये तकरीबन कम्प्लीटली आयनाइज होगा। नेट रिज़ल्ट ये होगा कि हाइड्रोजन आयन जब आप ऐड करेंगे तो ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा। जब ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा तो हाइड्रोजन आयन एसीटेट के साथ मिलकर अनआयनाइज फॉर्म में चले जाएगा, तो इसकी जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है वो वापस कम हो जाएगी और इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो भी कम हो जाती है ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट। तो सी जवाब ठीक है। 120, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आप ज़रा इस डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ जाएगी। 120, देखो ये मेरे पास रिएक्टेंट हैं और इसको मैं एनर्जी देकर इससे ट्रांजिशन स्टेट बनाता हूँ, दिस इज़ ट्रांजिशन स्टेट, और फिर ये एनर्जी लूज़ करके प्रोडक्ट बनाता है। तो ये जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ये ज़्यादा एनर्जी गेन करता है, थोड़ी एनर्जी लूज़ करता है, तो प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट से ज़्यादा होगी। इस केस में अगर आप देखें ना तो ये डेल्टा H कहलाता है, इसको कहते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। तो आप देखें हीट ऑफ रिएक्शन इतना है, एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, तो एक्टिवेशन एनर्जी के मुकाबले में the activation energy will be greater than the डेल्टा H, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। तो ये देखो ये लाइन ज़्यादा है इसके मुकाबले में। सो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ ग्रेटर देन डेल्टा H। ऑप्शन नंबर D इज़ करेक्ट। 121, if the value of Ksp is large and the product of concentration of ion at specific temperature will be what? अगर वैल्यू ऑफ Ksp जो है वो आयन की कंसंट्रेशन से ज़्यादा है, क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपका जो आयनिक प्रोडक्ट है वो लेस है Ksp से, Ksp ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट लेस है। तो बात को ज़रा सोचे, बात को वो गोल मोल करके पेश करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। कहता है Ksp is larger than the ionic product. If Ksp is larger than the ionic product, तो इसका मतलब क्या है कि आयनिक प्रोडक्ट इज़ लेस देन Ksp। दोनों का मतलब एक है, Ksp इज़ लार्जर देन दिस और दिस इज स्मॉलर देन दिस। तो आपने पढ़ा है कि जब आयनिक प्रोडक्ट Ksp से कम होगा तो आपका जो सलूशन होगा that will be unsaturated। तो ऑप्शन नंबर A इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 121, ये देखो बफर सलूशन के लिए हेंडरसन हेज़लबाश इक्वेशन हम इस तरह लिखते हैं, प्लस लॉग ऑफ साल्ट
और डिवाइडेड बाय एसिड, ये इक्वेशन है। तो देखो अगर साल्ट, और ये साल्ट को हम इस तरह लिख सकते हैं, ये जो साल्ट है प्लस log ऑफ साल्ट को हम इस तरह लिखते हैं ए नेगेटिव, और एसिड को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए, अगर ये दोनों आपस में बराबर हो गए तो ये हो जाएगा log ऑफ 1। तो log ऑफ 1 जो है ना ये 0 के बराबर होगा। तो फिर इस केस में pH और pKa आपस में बराबर होंगे। तो 122 में ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। तो ये आज का डिस्कशन था, और आप का टाइम भी कम होता जा रहा है, लेकिन आप घबराएं नहीं और अपनी स्टडी पर फोकस करें, अपने टाइम को ज़ाया ना करें, और अपने बुक का हर लाइन जो है और हर जुमला और हर पैराग्राफ वो अच्छी तरह आप देखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी हेल्प करेगा। आप कभी भी मायूस ना हों और तसल्ली रखें, इंशाअल्लाह ताला आपका पेपर जो है वो काफ़ी आसान होगा और आपके लिए कोई मुश्किलात नहीं होंगी। थैंक यू वेरी मच।